नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। देखिए, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और उस तस्वीर में किसी एक पार्टी के नेता नहीं है। 3 अलग अलग दल के या कहें या 3 अलग अलग नेता हैं और उस तस्वीर को लेकर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी में टेंशन देखी जा रही है। और आज जो पूरा उसका प्रोग्राम का जो टाइटल है वो भी लगभग इसी नाम पे है कि बीजेपी की टेंशन। और वो 3 तस्वीरें उन नेताओं की, उसमें एक है उमेदाराम बेनीवाल जो कि कांग्रेस के बाड़मेर से सांसद हैं, एक हैं राजकुमार राउत जो कि बांसवाड़ा से बीएपी के सांसद हैं और तीसरे हैं रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। वो भी सांसदी का चुनाव लड़े थे। उमेदाराम बेनीवाल के सामने वो भी प्रतिद्वंदी थे लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। तो अब इन 3 नेताओं को लेकर बीजेपी की क्या टेंशन बढ़ने वाली है और बीजेपी के लिए कैसे वो मुश्किल बढ़ सकते हैं, ये सब समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर से। और इसमें आदिवासी समाज या कहें आदिवासी जो वोट, राजस्थान का वोट बैंक है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका फ़र्क होगा, क्या उपचुनाव पे फ़र्क होगा, ये सब समझेंगे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस बीच में, देखिए तीनों नेता हैं, ये एक गाड़ी पे बैठे हुए थे। बाड़मेर में एक कार्यक्रम था, आदिवासी अधिकार दिवस, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस, वहाँ पर तीनों नेता पहुँचे हुए थे। और इसके बाद जब ये रोड शो करके कार्यक्रम में जा रहे थे, जिस तरीके से ये तस्वीरें साझा हुई और सोशल मीडिया पे फिर उसके बाद ट्रेंडिंग में आ गई और अब इससे जो है राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। तो क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं इन 3 नेताओं के एक मंच पर एक साथ आने से? पहले सवालों पे नज़र और उसके बाद फिर थोड़ा सा समीकरण बताएंगे आदिवासी समाज का राजस्थान में क्या है। तो पहले सवाल पे नजर डालते हैं। पहला सवाल कि उपचुनाव से पहले क्या इंडिया में जाएंगे रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि वो उमेदाराम बेनीवाल जी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में राजकुमार राउत भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब चर्चा ये है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा सवाल, भील प्रदेश क्या उपचुनाव में एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि लगातार राजकुमार राउत जो कि बांसवाड़ा से सांसद हैं वो लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। जो उनके विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में इसकी मांग उठाई और ये इसको लेकर पिछले दिनों एक बड़ी सभा भी हुई थी भील बांसवाड़ा में। तो ये भी एक सवाल है कि क्या भील प्रदेश जो है वो उपचुनाव का मुद्दा बनेगा। तीसरा सवाल, क्या राजकुमार राउत को उपचुनाव में कांग्रेस कुछ सीटें देगी? 2 सीटों की चर्चा हो रही है, वो 2 सीटें कौन कौन सी होंगी और उन पर समीकरण क्या है, जीत का कैसे वो खाते में रहीं, ये भी समझेंगे। तो और चौथा सवाल जो है, आखिरी सवाल, कि भाई मदन राठौर और मदन दिलावर जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बीजेपी मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, इनके बयान क्या खेल बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का उपचुनाव में? और इसके बाद अब देखिए एक समीकरण आपको दिखा देते हैं। राजस्थान में आदिवासी समाज का क्या है? टोटल आबादी जो राजस्थान में जो एक औसतन आबादी है वो 13.5% के आसपास है। राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं, देखिए 200 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 25 सीटें जो हैं वो एसटी की सीटें हैं। और इसमें से आपको बता दें 2023 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उनमें 12 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 3 सीटें बीएपी के खाते में गई थी। तो अब क्योंकि 6 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से कितनी सीटें इस समीकरण में फिट बैठती हैं और क्या कुछ रहने वाला है, तो अब सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान के पास और उन्हीं से जानेंगे ये पूरा समीकरण की ये जो 3 नेताओं की जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ तिकड़म जो है आगे का बना रही हैं। जी सर। तो आपने एक बात, बड़ी चर्चा, आपने अच्छी शुरुआत की। जब विश्व आदिवासी अधिकार दिवस था, जब राजकुमार राउत, उमेदा बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी 3 एक साथ आए ना, तीनों अलग अलग
धुरी थी ना 24 के चुनाव में और 23 के चुनाव में भी। जी सर। 24 में मान लीजिए उम्मेदाराम बेनीवाल और राजकुमार राउत एक थे, इंडिया गठबंधन लड़ रहा था। जी। ठीक, लेकिन आपको मालूम है गाय बगाए राजकुमार राउत बताते रहे कि हमारी सीट ही नहीं छोड़ी, और खैर कांग्रेस ने उसको मैनेज किया, वो एक अलग कहानी। जी सर। लेकिन बीजेपी का कोई आदिवासी नेता इसमें क्यों नहीं था? बीजेपी के आदिवासी नेता किरोड़ीलाल मीणा कहां थे? बीजेपी के और आदिवासी नेता जो 12 विधायक चुने गए हैं, जिसमें 3 और बाबूलाल खराड़ी बड़े नेता हैं, ये सब कहां थे? जी सर। आप जो 2024 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वो SC ST सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत, 12 सीटें ले गई कभी कांग्रेस के साथ 23 में। हाँ 23 में, तो 24 का उसका नतीजा दिखाई दिया। और फिर आप इतना बड़ा कार्यक्रम था, जब ये समाज का कार्यक्रम था तो वहां भाजपा वाले भी जा सकते थे, ऐसा था नहीं कि निकाल देते। यही होता है पॉलिटिकल मूव। अब वहां झगड़ा क्या पड़ा हुआ है बीजेपी के अंदर कि अरे बाप के साथ जाएंगे, बाप तो बंटवारे वाली पार्टी है। वो जो प्रभारी महोदय हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं, वो हम उन्हें सब कुछ बना देंगे। तो आप बना कब देंगे, क्या बनाएंगे, लेकिन ये तय है कि जो कभी एक लाइन में नहीं चल रहे थे वो धीरे धीरे वो एक साथ आ रहे हैं और आप ही के खिलाफ। ये बीजेपी के लिए यही नई टेंशन है। 2 सीटें हैं, सलम्बुर और 84। जी सर। आदिवासी बाहुल सीटें हैं। इन 2 सीटों पर क्या अब कांग्रेस इनको 84 तो दे ही देगी, भाई लड़ेंगे, 84 राजकुमार राउत की सीट है, वो जिसको चाहेंगे। और सलम्बुर में ये देखेगी कांग्रेस कि वो हमको समर्थन देते हैं या हम उनको देंगे, ये देखना पड़ेगा राजकुमार राउत। लेकिन एक तरीके से जो भील प्रदेश का नारा दिया था, वो एक तरीके से कांग्रेस परोक्ष रूप से उसके समर्थन में खड़ी दिख रही। उसके मेन सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल वहां खड़े थे। जी सर। अब इनका ये खड़ा होना ये कांग्रेस से को कितना फायदा देगी, लेकिन बीजेपी को टेंशन है। भाई बीजेपी के नेता भी तो इस पे चढ़ सकते थे, ये तो आदिवासी सम्मेलन था ना, जाते ही हैं। और 3 अलग अलग पार्टियों के नेता थे, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो भाई तीनों का अपना अलग अलग स्टैंड थे। वो शिव से विधायक थे, वो अभी उम्मेदाराम के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जब आपको समाज को दिखाना है तो आप एक थे। यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी के पास 115 अपनी सीटें होने के बावजूद वहां एकजुटता नहीं दिखाई देती। लोकेश कालवी की जयंती होती है, उस पर आप देख रहे हैं लोकेंद्र कालवी की किस तरीके से करनी सेना बीजेपी आला कमान प्रदेश के और केंद्र की कैसे हाल। सर वहां तो वो बीजेपी आपस में ही देखिए, पूर्व सांसद ने किस तरीके से कह दिया कि अरे गहरे लोग राज्यसभा जा रहे हैं। अब राज्यसभा आनंद मोहन जेडीयू के इस समय ज्यादा करीब है, लेकिन वजह जो कहा गया समाज के लिए वो इंपॉर्टेंट है ना। वही मैं कह रहा हूं कि यहां भी तो आ सकते थे। जी सर। तो एक मैसेज अलग जाता। अब ये कांग्रेस एज लेके जा रही है। अब देखिए बीएपी की 3 इसमें मिला दिए तो 12 और 13 वो वैसे ही प्लस दिख रहे हैं। जी 10 कांग्रेस की है, बीएपी की 3 है, तो 13 सीटें हैं। 25 हमें लगता है सर इसमें हमें माइनस कर देना चाहिए। और वो सीट अभी कांग्रेस की एक नहीं सर, कांग्रेस की वो एक सीट इसमें शायद काउंट हो गई है ग्राफिक्स में, महेंद्रजीत मालवीय वाली, तो वो 9 सीटें हो गई और इनकी 4 सीटें हो गई, क्योंकि इनका एक बढ़ गया ना वो उस हिसाब से। हाँ महेंद्रजीत मालवीय वाली, तो इनकी तो 3 ही है। इनकी तो 3 ही है। हाँ एक खाली हो गई। हाँ ये ठीक है। जी सर। कुल मिला के ये लोग अपर हैंड हो गए जी। वहां कांग्रेस हारी नहीं है। हाँ वो उनके खाते में चली गई, उनके खाते में चली गई। वो कांग्रेस ने दी थी महेंद्रजीत मालवीय वाली सीट। हाँ वहां पे अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। जी सर। तो यही समझौता, जब यही अब कोलिशन गवर्नमेंट अगर जरूरत है तो फिर वो चलेगी। और ये बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात होनी चाहिए कि आदिवासी 2-2 सीटें हैं उपचुनाव के,
राधा कृष्ण मोहन, हाँ, उन्होंने एक शुरुआत की थी कि भाई आए, मगर उनका बुलाना ही इस तरीके से है जैसे आपको नकार रहे हैं। ये होता है बुलाना, देखिए ना कोई बुलाया कहे साथ में हम तो जाएंगे, यहीं से सारी राजनीति शुरू होती। अब बीजेपी के लिए समस्या कहाँ आ रही है? समस्या बीजेपी के सामने ये है कि वो किस तरीके से मैनेज करे। अब वो 2 सीटें तो हैं, एक सलम्बुर है जो उसी के खाते में है, एक 84 है, और बाकी जो सीटों पे चुनाव है, दौसा है, झुंझुनू है। तो यहाँ पर इनको एक एकजुट दिखने में बीजेपी को परेशानी है। किरोड़ीलाल मीणा कहाँ है? मैं यही सवाल पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आपने राधा मोहन जी का नाम लिया। अब देखिए, ये 2 सीटें तो इन्होंने डिमांड कर दी राजकुमार राउत ने कहीं ना कहीं कि भाई वो अगर देते हैं। उसके अलावा 3 सीटों पर राधा मोहन जी ने खेल बिगाड़ दिया कांग्रेस का, पायलट पे कटाक्ष करके। तो अब बीजेपी के पास जो उनके खाते की सीट थी वो भी मुश्किल में लग रहा है, मुश्किल लगेगी सीटें। और ये वाकई में फिर वही बात आएगी, आप 2 विधानसभा के उपचुनाव हार गए दिसंबर में चुने जाने के बाद, और 11 सीटें आप अपनी ये लूज कर गए लोकसभा की। ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है, सरकार पे नहीं, परसेप्शन का खेल बिगड़ रहा है जी। जो सबसे बड़ी बात है वो परसेप्शन है। सर अब परसेप्शन, लेकिन अब देखिए बीजेपी में अब प्रभारी जब आते हैं तो वो कैसे राजेंद्र सिंह राठौर का नाम लेके और अटेंडेंस लग गई है, उसके बाद फिर उनका विरोध होता है। अब देखिए कल या परसों जो एक प्रेस वार्ता करी अध्यक्ष जी ने, तो उन्होंने कह दिया, बोले जी उनको क्या, जबकि उन्होंने ये पूछा था, वीडियो में हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि प्रभारी जी ने ये पूछा कि भाई अध्यक्ष जी आप पूछ के बताइए कि क्यों उठ के चले गए। और कल उन्होंने क्या कहा कि भाई उनको बताने की क्या जरूरत है, वो हमें बता के गए। और उन्होंने ये बात कही कि वो हमें बता के गए, हमने भेजा। तो बोले आपने ये बात प्रभारी जी को बताई होगी, बोले उनको बताने की क्या जरूरत है। सोचिए कितना कंट्रोवर्सियल। अच्छा, आपस में दूसरा राजकुमार रौत पे आ जाते हैं। राजकुमार रौत पहले इंडिया से इधर उधर हो रहे थे या कांग्रेस के साथ, लेकिन जिस तरीके से उनके एक विधायक फिर से एकनाथ शिंदे से मिले हैं, शिवसेना से, ये तो बैक डोर से आप अगर किसी की पार्टी तोड़ोगे तो वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा ना जी सर। आप एक तरफ चाह रहे हैं प्रभारी ये भी हो जाए, और एक तरफ वहां मिल रहे हैं। आप कह सकते हैं वो पार्टी नहीं, सहयोगी तो आप ही के हैं ना। और ये सब परेशानी पैदा करेंगे। आज महाराष्ट्र में भी चुनाव है, ये तिकड़ी अगर महाराष्ट्र गई तो क्या होगा? प्रचार करने। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, अभी तो दिव्या मदरना वगैरह हरियाणा लगाई गई है ड्यूटी। अभी जब इनका ड्यूटी लगेगी महाराष्ट्र में तब समस्या होगी, जब इनके नेताओं को ले जाएगी आदिवासी पार्टी के जी। और महाराष्ट्र में तो बड़ा जो भील प्रदेश बनाने की मांग आ रही है, महाराष्ट्र बड़ा है, 4-6 जिले उसमें आ रहे हैं। और जो राजकुमार राउत की तरफ से एक उनके अध्यक्ष की परभनी वगैरह आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष की तरफ से एक बयान ही आया है कि भाई महाराष्ट्र में भील प्रदेश की जो मांग के लिए उसके सिलसिले में विधायक मिलने गए। तो अगर ये होता है और इधर ये कांग्रेस के साथ होता है तो फिर बड़ा नुकसान। जी सर। तो लेकिन सर वही अब मदन राठौर और मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ राजस्थान में ये हो रहा है, जितना 2 कदम 4 कदम आगे चलते हैं उतना पीछे फिर कोई राय नहीं आ रहा है। अभी उनके ये खत्म नहीं हो पाए थे, और ये तस्वीरें आ रही कि आदिवासी समाज में 3 अलग अलग लोग एक साथ टहल रहे थे, और वहाँ भाजपा का नेता नहीं दिखाई दिया इन लोगों के साथ। अरे सर, वो उसमें राजकुमार राउत की गाड़ी पे उमेदराम बेनीवाल बैठे थे। चलिए दोनों लोग सांसद थे, इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को बाकायदा राजकुमार राउत ने खींच के अपनी गाड़ी पे ऊपर बिठाया। जब तीनों लोग, वो जो तस्वीर हमने फ्रेम में लगाई है, तो उन्होंने सोचिए कि कहाँ उमेदराम बेनीवाल और कहाँ रविंद्र सिंह भाटी। बिल्कुल 36 का आंकड़ा था लोकसभा चुनाव के दौरान। भाई खूब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हुए थे, और अब एक साथ मंच पे। अब उधर आप देखिए ना, आदिवासियों के लिए क्या चल रहा है। हरीश चौधरी क्या कह रहे हैं? किरोड़ीलाल मीणा से आ जाइए जी, ऑफर दे रहे हैं। सर हरीश मीणा सॉरी हरीश चौधरी इनके साथ याद आ गया मुझे। हरीश कह रहे हैं कि आ जाइए,
और हरीश मीणा तो खुद सांसद थे 2018 में, 2018 से पहले बीजेपी के 2014 में जीते थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में आ गए। वो कांग्रेस तो में ये पार्टी को बीजेपी के लिए इस समय टू बी। ये सर भजनलाल शर्मा जी की आप कितनी मुश्किल देख रहे हैं स्टार्टिंग से, असल में उनको कैसे मैनेज करना वो चाहिए? शपथ ग्रहण से ही उनके एक के बाद एक चुनौती, फिर चुनाव। अब ये नहीं कह सकते भाई 18 में 19 में भी जीत के आए थे, 24 में भी जीत के आए थे, तब भी तो पहले चुनाव हुए थे, तब भी तो दिसंबर ही और उसमें चुनाव हुए थे। तो ये कहानी नहीं चलती। कहानी आपके रहते इलेक्शन क्या जीते क्या हारे वो नहीं जाता है कि उन्होंने अंदर हरवा दिया था। वो कहा थोड़े दिन बाद आप क्या देखते हैं यार, 24 में कांग्रेस ने सबके साथ गठबंधन करके इनको पटक दिया था, 11 सीटें हरवा दी थी, वहाँ ही रथ रुक गया। अब वो नहीं कोई जा रहा कि किसने प्रचार किया था। उसमें सेकंड क्या आएगा कि तब वसुंधरा ने बगावत की थी, मतलब वसुंधरा शांत बैठ गई थी, उन्होंने प्रचार नहीं किया, ये हार गए। ये कोई नहीं कहेगा कि केंद्रीय पार्टी ने आलाकमान ने तय किया था कि अब भजनलाल शर्मा करेंगे दौरा, ये करेंगे। ये कोई नहीं याद रखता है, नंबर से याद रखे जाते हैं और वही नंबर्स आपको जिताते हैं, हराते हैं। अब उनके लिए जो आप कह, अब ये जो आपने दिया बीजेपी की नई टेंशन, वो 3 फोटो एक साथ हैं और नहीं इस महीने चुनाव लास्ट तक डिक्लेयर होंगे तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, नवंबर लास्ट तक तो चुनाव हो ही जाएंगे। अभी राधा मोहन जी वाला वो हुआ नहीं कि अब एक नई तस्वीर आ गई, तो अब इस तस्वीर में अच्छा सर, सबसे रविंद्र भाटी जो हमारा सवाल एक रह गया कि क्या ये इंडिया गठबंधन में जाएंगे? वो क्या अब भाई वहाँ चुनाव नहीं है, वो अगर किसी का दौरा करने चले जाएं 84 या सलमपुर तो बात एक ही हो गई ना जी। अगर रोज से उनके संबंध है, अच्छा सब युवा चेहरे हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रविंद्र भाटी हों, राजकुमार रौत हों, तो ये लोग अब वहाँ बीजेपी के पास अभी खींवसर सीट जीतना मुश्किल है, नहीं तो जाट फिरना राजी। अब वहाँ किसको उतारेंगे, क्यों उतारेंगे, कितनी मदद उसकी ज्योति मिर्दा करेंगे, बीजेपी के पास काम ही काम है। जी सर। तो सर अब जैसे आपने हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा का जिक्र किया, तो अब फिर वही बात आती कि आपने सतीश पुनिया को हरियाणा भेज रखा है और उसका नतीजा आ जाएगा 8 तारीख को, चिंता ही नहीं है जी। तो अब अगर मतलब ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए बुरी खबर है, लेकिन मतलब इसको क्या कहें, अब जो मदन राठौर जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, ये दोनों टीम बनी है जी, हो सकता है ये बहुत बड़े बड़े आयाम स्थित करे। शुरुआत में घच हो रहा है। मदन राठौड़ आपने ही बता दिया, भजनलाल का देख ही रहे हैं कि वो सियासी कोई नहीं, वो अपना काम पे जुटे हैं, बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई है। किरोड़ीलाल मीणा जैसे मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं मंत्री, मैंने इस्तीफा दे दिया है। अभी उन्होंने शनिवार को ये बात कही। बस सर एक छोटा सा आखिरी सवाल, क्योंकि अब बात राजकुमार राउत की हुई है और चर्चा भी उन्हीं पे डिपेंड थी, उन्हीं पे फोकस थी। तो राजकुमार राउत ने बाड़मेर में एक हिंट ये भी दिया है कि भाई अगर बड़ी पार्टियां काम सही से नहीं करेंगी तो तीसरा फ्रंट जो है ये कांग्रेस पे दबाव है, क्योंकि उन्होंने हनुमान बेनीवाल से भी मुलाकात करी है बीते दिनों में। इतनी जल्दी फ्रंट नहीं बनते हैं, मुलाकातें बहुत होती हैं। तीसरा मोर्चा आज तक कभी सस्टेन ही नहीं किया, उसको हमेशा कांग्रेस या बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। आप 89 देख लीजिए, वीपी सिंह बना रहे थे जनता दल, भाजपा की जरूरत पड़ी। 96 में कांग्रेस की, जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी 13 दिन की, तो कांग्रेस के समर्थन से आगे के 2 मुख्य प्रधानमंत्री बने। तो तीसरा मोर्चा जैसा कोई मोर्चा होता नहीं है, मेरी अपनी समझ ये कहती। राजस्थान आप अभी भी देख लीजिए, मायावती ने भी कहा, क्योंकि मायावती यहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ती है जी। मैं बताऊं, मायावती कह रही है कि हम उन पार्टियों में से हैं जो किसी ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ है। तो आप देख लीजिए उनका हाल क्या है। मैं राजस्थान में, जो आप जैसे आपने नेशनल का जिक्र किया, राजस्थान में 2018 में हनुमान बेनीवाल ताल ठोक के आए थे कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से जो है जनता उब गई है। उनके 3 विधायक जीते और 2023 में वो इकलौते खुद विधायक बचे। वही होता ही है, इसलिए राजकुमार रॉथ जल्दी का वो जो बयान है वो ये है कि कांग्रेस हमको सीटों में एडजस्ट करे।
वो वहाँ है। अच्छा, उन्होंने महंजीत मालवीय वाली सीट दी है कांग्रेस को, तो सलुम्बुर देने में प्रॉब्लम नहीं सर, कांग्रेस ने दी है। हाँ, कांग्रेस ने दी है, इसीलिए वो अभी सलुम्बुर वाली भी दे सकते हैं, उनको इतनी टेंशन नहीं आई। हो सकता है कांग्रेस अब वहाँ मांगे वो सलुम्बुर सीट में, नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस अभी अपने सहयोगियों को एकजुट रखना चाहती है। जी सर, कांग्रेस के भी मौजूदा वक्त में 66 विधायक हैं, क्योंकि भाई 3 उनके सांसद बन गए, एक 84 वाली उनकी, वो 84 नहीं, बागी दौरा जिसमें महेंद्रजीत मालवीय थे, वो सीट हारी गए, मतलब पहले तो उन्हें छोड़ना पड़ा। देखते हैं कि क्या होता है। जी बिल्कुल सर। तो अब ये जो 3 नेता हैं और जो 3 तस्वीरें हैं, इनको सोशल मीडिया पर तो बहुत से नामों से तिकड़ी, त्रिदेव और तिकड़म क्या होने वाला है, इस तरीके से सोशल मीडिया पे खूब वायरल किया जा रहा है। लेकिन हाँ, राजस्थान की राजनीति में ये 3 चेहरे, क्योंकि उसमें 2 युवा में कम से कम बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। 2 युवा हैं और एक भी उनको पास भी अनुभव है, तो ये युवा और अनुभव एक बार फिर राजस्थान में क्या कुछ बदलाव लाते हुए दिखेंगे और किसके समर्थन में ये चेंजेस होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो उपचुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा इन 3 चेहरों से, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये सब जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।